दोस्तों, आज मोहम्मद कॉमिक्स की दो मांत्रिक पेश हैं आपके सामने। दोस्तों, ये इसका कवर चित्र है। दोस्तों, इसके 3 भाग है, तीनों भाग आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। प्यारे बच्चों, बहुत पुराने समय की बात है। वारसिला नाम का एक गांव में चार्ली नाम का एक बोना रहता था। उसका इस संसार में कोई नहीं था, लेकिन वह सभी से अपना समझता था और सभी को किसी न किसी का बुरा नहीं करता था। जब किसी बूढ़े, जवान और बच्चे को छोटे से छोटा कद उपहास उठाकर उसे चिढ़ाया करते थे। हाँ हाँ, ठिंगू कहीं के, ओह पेटू भी है। वैसे भगवान को उसके कष्ट हष्ट-पुष्ट शरीर एवं सुंदर चेहरे दिया था, परंतु परंतु इस बात का बड़ा दुख था, क्योंकि वो गांव के लोग ऐसे ऐसे था कि जिससे बहुत इतना छोटा था। यही कारण था कि वह वक्त उसका विचार नहीं हो पाता था। वह कितना बदनसीब हूँ मैं। वह रोज भगवान से प्रार्थना किया करता था, हे भगवान लंबा कर दो, ताकि सबकी तरह मेरा भी विवाह हो सके और मैं किसी किसी की दया पर जीवन न निर्वाह करना पड़े। परंतु भगवान ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। यह उसके छोटे कद का परिणाम था कि कोई उसे काम पर नहीं देता था, अतः वह आर्थिक रूप से सामाजिक कठिनाइयों से इतना सामना कर चुका था कि कोई बार उसे भोजन मिलता मुश्किल हो जाता। जबकि अपने पेटूपन के कारण वह गांव में प्रसिद्ध था। 2 दिन हो गई फाका करे, अब कोई ना कोई रोटी नहीं देता। एक दिन जब उसने रोज रोज के उपहास और भूख से तंग आकर अब सहा नहीं जाता, अच्छा यही होगा कि मैं यह गांव छोड़कर कहीं और चला जाऊं। और वह गांव छोड़ने के विचार कर ही रहा था कि एक रात उसने अपनी पोटली बांधी और भूखा प्यासा घर से निकल पड़ा। अब वह गांव से काफ़ी दूर निकल आया था। उसे एक होटल दिखाई दिया, उसमें गर्मा गर्म रोटियां बन रही थी और बैठे लोग मज़े से खा रहे थे। वाह, कितना गर्म गर्म रोटियां! चल कर पहले भोजन कर लूँ, फिर उसके आगे बढ़ूँगा। क्यों भाई, भोजन का कितना पैसा लोगे? होटल के मालिक ने चौंक कर इधर उधर देखा। अरे, यह आवाज़ अभी अभी किसने लगाई थी? किंतु जब आसपास कोई न दिखाया तो वह अपने काम में जुट गया। चार्ली ने सोचा शायद उसने बात न सुनी न हुआ था। फिर जोर से बोला, साहब, भाई साहब, मैं यहाँ आपके पैरों के पास हूँ। बताने का कष्ट करेंगे, भोजन का कितने पैसे लोगे? वहीं तुम हो, यहाँ हो। होटल के मालिक ने उसे आश्चर्यचकित नेत्रों से देखते हुए कहा, अरे मेरे भाई, 4 आने में हमारे यहाँ भरपेट भोजन मिलता है। वाह, बन गया काम। 4 आने तो मेरी जेब में है। वो पेट भर भोजन सुन चार्ली के मुंह से पानी आ गया। वह एक होटल के भीतर घुस गया और होटल वाला भी अपने इस छोटे से ग्राहक को देखकर मुँह खुश होता। वाह, ऐसा ग्राहक रोज रोज आए तो वारे न्यारे हो जाए। पेट इसका एक रोटी से भर जाएगा और मिलेंगे 4 आने। लेकिन वह पेटूपन के बारे में नहीं जानता होता तो हरगिज भीतर न घुसने देता। और चार्ली की एक अच्छी सी जगह देखकर बैठ गया और नौकर उसके सामने 2 रोटी और दाल परोस दी। वह भोजन करने में व्यस्त हो गया, लेकिन कुछ देर बाद नौकर ने उसे रोटी और सब्जी देता हुआ थक गया। ओह भगवान, यह 2.5 फुट का आदमी है या राक्षस? वहां बैठे अन्य व्यक्ति भी चार्ली का इतना अधिक भोजन करते देख आश्चर्यचकित थे। ये बाप रे, कितना भोजन करेगा! और सिर दी सारी सब्जी और दाल आटा खत्म हो गया। मालिक, सारा आटा खत्म हो गया, सब्जी खत्म हो गई, लेकिन 2.5 फीट का दानों का पेट नहीं भरा और वह देने के लिए कह रहा है।
यह सुनकर मालिक को आसमान से गिरा, अभी यह क्या हो रहा है? हमारे पास तो इतना आटा और सब्जी थी कि उसे 15-20 ग्राहकों को आसानी भरपेट भोजन कराया जा सकता था। तभी इसका दिमाग खराब हो तो नहीं हो गया? चल जा अपना काम कर। मैं ठीक कह रहा हूँ मालिक, वैसे वो ना 20-25 व्यक्तियों का भोजन कर चुका है और अभी और उसका पेट नहीं भरा। मालिक के चेहरे पर क्रोध आकर अभी कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी डाली उस अचानक कानों में पड़ी। अरे कहाँ मर गए, रोटी क्यों नहीं लाते? आई। अब मालिक और नौकर की बात पर विश्वास करना ही पड़ा, क्योंकि बोने चार्ली का होटल के अंदर बैठे 1 घंटा हो चुका था और उसके केवल 3-4 व्यक्ति ही बैठे थे। हे भगवान, कहीं ग्राहक के रूप में यह सचमुच कोई राक्षस या भूत तो नहीं आ गया? इतना छोटा कद शैतान भोजन आश्चर्य है। फिर घबरा कर वह झट से चार्ली के पास गया। हजूर, हमारा सारा राशन समाप्त हो चुका है, इसलिए रोटी नहीं मिल सकती, लेकिन अभी मेरा पेट जरा भी नहीं भरा है। यह सोचकर कोई दुष्ट आत्मा उसे परेशान करने के लिए बोनी का रूप धारण करके आई है। मालिक ने भयभीत होकर गिड़गिड़ाया, आप 4 आने जाने दीजिए साहब, लेकिन हमें लज्जित मत कीजिए। ठीक है, मैं जाता हूँ। आइंदा फिर से किसी 4 आने में भरपूर भोजन कोशिश मत कहना। बिल्कुल बिल्कुल यही कहूँगा हजूर, मेरे बाप की तौबा। और चार्ली चुपचाप उठकर होटल से बाहर आ गया और अपनी राह पकड़ ली, आगे बढ़ गया। मालिक उसके पैसे घूरता रहा और जब उसे डर हो गया कि फिर वह पलटकर उसके होटल में ना आ जाए, कमाई गई भाड़ में आसानी से टल गया। इतना ही बहुत है, ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है। और पूरी रात चलते चलते पड़ता चार्ली सुबह होते ही एक घने जंगल में पहुंच गया। उफ, इस भयानक एवं घने जंगल में मालूम पड़ता है बहुत तेज चलूँ तो जल्दी जल्दी से पार कर लूँगा, जल्दी ये मेरे हक में अच्छा रहेगा। तभी वह वृक्ष पे बानरनुमा एक भयानक जानवर बैठा देखा। वो डर के अपनी जान निकलने लगी। अरे बाप रे, यह कैसा भयानक जानवर है? इसकी पहले कभी इसकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए, भाग लूँ। फिर वहाँ से भागने के ही वाला था कि बंदरनुमा जानवर बोला, ठहरो भाई, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा। अरे यह मानव इंसान जानवर इंसानी भाषा बोल रहा है। और चार्ली पलटा और आश्चर्य से जानवर की ओर देखने लगा। डरो नहीं भाई, आओ मेरे करीब आ जाओ, मैं घायल हूँ, क्या तुम मेरे थोड़ी सी मदद कर सकते हो? ओह, यह बेचारा घायल है। चार्ली उस पर दया आ गई और वह डरता हुआ उसके निकट पहुंच गया। कहिए मानव, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? यहाँ से 2 मील दूर मैदान है, वहाँ मैदान में घास लेकर और उस घास को घोल कर मेरे जख्मों का लेप कर दिया जाए तो मैं तुरंत अच्छा हो जाऊँगा। क्या तुम मेरे लिए ये काम कष्ट उठा सकते हो? बंदरनुमा उस जानवर की विनयपूर्ण स्वर सुनकर चार्ली का दिल पिघल गया और साथ में वह उसका सारा भय भी जाता रहा। ओह, तुम्हारी मदद करने की मुझे प्रशंसा होगी। मैं इस घाटी का ध्यान मेरी पोटली का ध्यान रखना, मैं घास लेकर अभी आता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा यह एहसान जीवन पर्याप्त नहीं कर भूलूँगा। और सिर दी चार्ली दौड़ता हुआ उस मैदान में पहुंचा और फटाफट घास उठाने लगा। अरे यह धुआं कैसा उठ रहा है? जहाँ उसने घास उखाड़ी थी वहाँ तेजी से गाढ़ा धुआं निकलने लगा और आकाश को छूने लगा। फिर देखते ही देखते धुआं एक विशालकाय डलियल व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो गया। वह विशालकाय राक्षसनुमा व्यक्ति देख कर चार्ली की आंखें आश्चर्य से बहस से फटी रह गई। ओह, आखिर यह क्या माजरा है? कुछ मुझे तो हाँ हाँ हाँ, सुन, जिस बंदर के लिए तू घास ले जा रहा है वह मेरा शत्रु कीर्ति स्वामी है। मैंने उसे घायल किया है। उसने मुझे घास में परिवर्तित
परिवर्तित किया है, मुझे तुरंत ही तुमसे मुक्ति दिलवाई, तूने मुझे मुक्ति दिलवाई, इसलिए मैं तुम्हें घास लेने की आज्ञा दे रहा हूँ। किंतु कीर्ति स्वामी तक तुम मेरा यह संदेश अवश्य पहुँचा देना कि वह एक बार फिर शत्रु काल का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए। जाओ, चले जाओ यहाँ से। हा हा हा। और वह विशालकाय राक्षस आठास करता लगाता हुआ चार्ली की नज़रों से धुआं बनकर ओझल हो गया। ओह जैसे आया था वैसे ही गायब हो गया। चल कर सारा किस्सा उस बंदर को बताऊं, पता नहीं यह सब क्या चक्कर है। और सिर पर घास रखकर चार्ली दौड़ता हुआ रहा। बंदर नुमा उस विचित्र जानवर के पास पहुंचा और उसके साथ सारी बात बताई। ओह, उसे मेरी जरा भी भूल नहीं के कारण मुक्ति मिल गई। खैर कोई बात नहीं, तुम ज़रा जल्दी इस घास को पीस कर इसका लेप मेरे जख्मों पर लगा दो, अभी लो। और फिर सिर दी चार्ली घास को पीस कर उन्हें घोल बनाकर बंदर के लेप पर कर दिया। लेप लगते ही बंदर तुरंत स्वस्थ हो गया और तब उसने अपने गले में पड़ा तवीज़ उतार कर चार्ली को देते हुए बोला, यह मेरी सहायता की है, यह तवीज़ लो और अपने गले में पहन लो, तुम्हारी हर संकट सहायता करेगा। उस तवीज़ को लेकर चार्ली आश्चर्य से उस पलटाव देखने लगा तो वह असाधारण ताबीज़ जैसा ही लग रहा था। और फिर जैसे ही उसने इस स्थान की ओर देखा जहाँ वह बंदरनुमा वह भयंकर जानवर बैठा था, वह आश्चर्य में पड़ गया क्योंकि वह वहाँ नहीं था। अरे कहाँ चला गया? कहीं मैं कोई विचित्र बंदर के रूप में कोई मायावी तो नहीं था? जरूर ऐसा ही होगा। और तुरंत ही वे जाने क्यों वो तभी इसको हाथ में आने के पश्चात बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अंदर असीम शक्ति एवं बुद्धि का संचार हो गया है। कुछ सोचकर उसने तवीज़ को अपने गले में डाल लिया और आगे बढ़ गया। लगातार चलने के पश्चात दूसरे दिन वह एक देश में पहुंचा। दूसरे देश में यहाँ पहुंच गया, लेकिन गुजर बसर करने के कैसे करूँगा? खाने पीने के लिए कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन बोने को काम देगा कौन? चिंतित और परेशान सा चार्ली आगे बढ़ा जा रहा था। एक मार्ग में उसे एक जोशी बैठा दिखाई दिया। वो लोगों के भूत भविष्य वर्तमान के बारे में बता रहा था। लोग प्रशंस होकर मुंह मांगी की रकम दे रहे थे। चार्ली को यह धंधा पसंद आया। वाह क्या बात है! क्यों न मैं इस धंधे को मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी और न ही कोई पूंजी लगानी पड़ेगी। यदि कोई उम्र का भी कोई झंझट नहीं, यानी हल्दी ना लगे ना पीठ की रंग भी चोखा आए, यह धंधे कर बैठ लूँ। और फिर उचित स्थान तलाश कर जोशी का वेश धारण कर बैठ गया। और उस स्थान के सामने ही एक नगर था और राजकीय स्त्रियां स्नान करने आया करती थी। स्नान तो उचित तलाश किया है, लेकिन कोई मुर्गा फंसे तो जब देखूं। सुनो चार्ली। और वह सारा दिन वहाँ बैठा रहा, लेकिन उसके झांसे के बाद सांस ढलने के बाद उसने अपने भूत अथवा भविष्य को हाल पूछने कोई नहीं आया। बाहर वहाँ से दूर अतः एक भूखे पेट ही पेड़ पर सोना पड़ा। लेकिन जब वह गहरी निद्रा में सोया हुआ था तो उसे सपने में जैसे कोई शक्ति ने स्मरण किया और कहा, सुनो चार्ली, यहाँ के महाराज बहुत दुखी हैं। दुख का कारण एकमात्र पुत्री है जो 18 वर्ष की हो जाने के बावजूद भी 2 फुट से ज़्यादा लंबी नहीं हुई। और वह राजा रानी और कुछ वफादार लोगों के अलावा कोई नहीं जानता। प्रजा एवं साधारण राज कर्मचारी को इस भेद भी नहीं है कि राजा राजकुमारी का पालन पोषण छोटी उम्र से ही एक गुप्त महल में किया रहा है। यही जानते कि महाराज मात्र एक कन्या है और वह 18 वर्ष की हो चुकी है। जब रानी सुबह स्नान करने आए तो तुम इस भेद से लाभ उठा ना।
और अगले दिन भोर होते ही जब चार्ली आंख खुली तो वह सपने को ध्यान किया और तुरंत ही राजकीय स्नानघर के सामने आकर बैठ गया। बड़ा विचित्र सपना था। यदि सच्चा हुआ तो मालामाल हो जाऊंगा और वरना जान से जाऊंगा। खैर, अब जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। और थोड़ी देर बाद उसमें दूर महारानी अपने सुंदर रथ पर सवार होकर स्नानघर की ओर आती दिखाई दी। उसे के साथ स्त्री सैनिक थे। महारानी आ गई है, इस बार सपने को सच कर ही करना वरना बेमौत मारा जाऊंगा। और उधर और सिर दी जब वह महारानी के रथ पे आकर रुकी। ए, तुम यहाँ स्त्री स्नानघर के सामने क्यों बैठे हो? जानते नहीं यहाँ स्नान पुरुषों का प्रवेश वंचित है? आज्ञा न मानने वाले को तुरंत काट दिया जाए। जानता हूँ महारानी, इस गुस्ताखी के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं जान बुरा न मानो, मैं दरअसल ये आपके भूत भविष्य वर्तमान के बारे में बताने आया हूँ। आपका इंतजार कर रहा था। हम साधु और ज्योतिषी पर विश्वास नहीं कर रखते, मूर्ख वामन, लेकिन आज जब तुम कुछ साधुओं और ज्योतिषियों ने हमें बताने सच साबित नहीं हुआ, मुझे तुम्हारे बोने पर तरस आ रहा है। जाओ, यदि अपनी खैर चाहती हो तो तुरंत ही मेरी नज़रों से वर्जित हो जाओ। उस स्थान पर कहीं दूर चले जाऊंगा, जरूर जाऊंगा महारानी, लेकिन अब की ज्योतिष विद्या पर आपको विश्वास दिलाने के बाद, इतना कहने पर तुम्हें इतनी हिम्मत, तुम्हें हमसे जुबान दरकारी करे सैनिक गिरफ्तार कर लो। क्रोध नहीं हुई है महारानी, यदि आपके सैनिक मुझे गिरफ्तार कर लिया तो कल सारे देश में 2 फुट की राजकुमारी के बारे में जान जाएगा। चार्ली अर्थपूर्ण बात सुनकर महारानी को जैसे लकवा सा लग गया और कुछ क्षणों में फटी फटी आंखों से उस ज्योतिषी मैंने चार्ली को देखती रही और फिर भरी भरी आवाज़ में अपने सैनिकों से बोली, आज हम स्नान नहीं करते, चलो वापस चलो, लौटो। और फिर महारानी बिना स्नान किए सोचे ही वापस लौट गई, खामोशी से वापस लौट गई। इसका मतलब हुआ कि मेरा सपना सच था। मेरा नाम चार्ली है। अब जल्दी ही पोबारा हो जाएंगी। जरूर राजा के सैनिक मुझे पकड़ने यहाँ आते ही होंगे। और फिर चार्ली स्नानघर के सामने ही उसी वृक्ष के ऊपर बैठ गया और जहाँ कल बैठा था। उधर महारानी ने राजमहल पहुंचकर राजा को सारी बात किस्सा सुनाया और वह राजा व्याकुल और चिंतित हो उठा और सेनापति को भेजा। सेनापति, जाइए उस तुरंत ज्योतिषी को पकड़ के लाइए, हमारे सामने पेश किए, जो हमारे सामने शाही स्नान करा के बैठा उजुल फुजुल भविष्यवाणी कर रहा है। कुछ देर बाद शाही स्नान के सामने सैनिक पकड़ लो, इसे ज्योतिषी को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं। सेनापति जी, मैं हम स्वेच्छा से तुम्हारे साथ राजा के पास चलते हैं, तैयार हूँ कि फिर हम समय अपने यहाँ आने से बेताबी से इंतजार कर रहे थे। फिर चार्ली उसके साथ ही राजमहल की ओर चल पड़ा और जब चार्ली राजा के सामने पेश किया गया तो राजा ने उसके बोने कद का देखकर आश्चर्य में पड़ गया और रानी को छोड़कर सभी को बाहर भेज दिया। तुमने जो बात कही है तुम्हें किसने बताई? किसी ने नहीं बताई महाराज, एक ज्योतिषी हूँ और अपनी ज्योतिष विद्या से मैंने यह पता लगाया है। चार्ली की बात सुनकर राजा किसी सोच में पड़ गए और उसको देर बाद सोचने के बाद, ओह, हम तुम्हें अपना राज ज्योतिषी बनाना सकते हैं, यदि तुम वादा करो कि हमारा यह राज किसी को नहीं बताओगे। मैं वादा करता हूँ महाराज, मरने दम तक राज मैं किसी को दूसरे पर नहीं बताऊँगा। शाबाश, तो आज से तुम हमारे राज दोस्ती हुए। और चार्ली उसी दिन से राज दोस्ती बन गया और उस खाने पीने किसी बात की कोई तंगी नहीं थी, खूब आराम से रहने लगा। वाह, अब आएगा ज़िंदगी का पूरा मज़ा। लेकिन राजा की पुरानी राज दोस्ती डंडी स्वामी को चार्ली को कति पसंद न था। वह इसी ताक में रहता था कि उसको अपमानित करके राजमहल से भगाया जाए। वह अपने किस्म का एक आलसी और कुटुत व्यक्ति था। एक बार राजा के खजाने में चोरी हो गई तो डंडी स्वामी ने उसे अपमानित करने के लिए मौका मिला। महाराज, यदि आप चोर का पता लगाना चाहते हैं तो चार्ली को सौंप दें। जैसे ही कैसा रहे, यदि वास्तव में
कोई पहुंचा हुआ जोशी जल्द से जल्दी चारों चोरों का पता लगा लिया जाए और पाखंडी है तो उसका भी भेद खुल जाएगा। खूब सुझाव दिया आपने राज जोशी। अभी उसे बुला के कार्रवाई सौंपता हूँ। वो राजा तुरंत चार्ली को बुलाया। सुनिए सुनिए जोशी चार्ली, हमारे खजाने में चोरी हो गई है। आप कल ही अपनी दोषित विद्या से पता लगाइए कि चोर कौन है। यदि आप चोरी का पता लगा सके तो आपकी मौत निश्चित है। अब पता चलेगा बच्चों को। कहने पर चोर चार्ली ने कह दिया, लेकिन राजा से बाहर निकलते ही परेशान हो गया। अगर अब क्या होगा, कैसे पता लगाऊंगा चोर कौन है। पहली बार तो भाग्य ने साथ दे दिया था, मुझे सपने में राजकुमारी के बारे में पता चल गया था, लेकिन इस बार सपने की थोड़े ही होते हैं, बल्कि चार्ली इस बार सचमुच मारा जाएगा। लगता है अच्छे दिन खत्म हो गए हैं और बुरे दिन आ गए हैं। तत्पश्चात रात को सोया था तो उसे फिर सपन में अद्भुत शक्ति संबोधित किया। तुम्हारे परेशान होने की जरूरत नहीं है चार्ली, मेरी बात ध्यान से सुनो। शाही खजाने की चोरी राज्य के दक्षिण अंचल में बसे एक दयालु दस्यु दल के खजांची की सहायता से की है। खजांची को पकड़ कर तुम राजा के विश्वास पात्र बन सकते हो। दूसरे दिन चार्ली उठा और सपने का स्मरण कर प्रसन्नता से राजा के पास चल पड़ा है। हे प्रभु, मेरे इस सपने को भी सच करना, वरना झूठ साबित हो जाता राजा मुझे मृत्यु का घाट उतार देगा। वह राज दरबार में पूछा, क्यों जोशी जी, आपकी ज्योतिष विद्या का पता लगाया सही चोर कौन है? हाँ महाराज, मेरी ज्योतिष विद्या कहती है खजाने का चोर राज्य मंत्री दक्षिण अंचल में बसे हुए दयालु लोग हैं और उन्हें इस चोरी खजांची की सहायता से की है। ठीक है, झूठ और सच का भी पता फैसला हो जाएगा। अभी सैनिकों को पकड़ने के लिए भिजवाता हूँ, और यदि तुम्हारी बात गलत निकली तो जिंदगी भर के लिए जेल में ठूस दिए जाओगे। मुझे स्वीकार है महाराज। और फिर राजा ने सेनापति को बुला दिया। सेनापति, तुरंत जाओ, खजांची को गिरफ्तार कर लीजिए। मेरा सैनिकों के साथ ले जाकर दक्षिण अंचल में सफेद दस्युओं को भी पकड़ लाइए, जिसे दोस्त के अनार खजाने की चोरी की है। दयालु दस्यु दल ने की है और जो आज्ञा। और सर्वप्रथम सेनापति खजांची को गिरफ्तार करके लाया और खजाने सब कुछ मालूम पड़ जाने के भागने की तैयारी कर रहा था। अरे बाप रे, सैनिक गिरफ्तार कर लो, यह नमक हराम। उसके बाद सेनापति सैनिक दक्षिण अंचल में जाकर वहाँ पहाड़ों पर छिपे डाकुओं का आक्रमण कर दिया, मर गए। डाकुओं और सैनिकों में भयंकर युद्ध उछलने के बाद देखते देखते डाकू मौत के घाट उतार दिए गए और सिर दिए बच्चे कुछ डाकुओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया। बताओ शाही खजाने के चोर किसने धन का है? वह पहाड़ी की गुफा में है। और डाकुओं के सरदार ने बताई गई गुफा में शाही धन को चुरा कर लूटा गया धन, सारा माल सेनापति के हाथ लग गया। वाह! सैनिकों, ले जाओ इनको और महाराज को इनके किए की सज़ा मिलेगी। और सारा समाचार जानकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और डाकुओं की ओर खजाने की कड़ी सजा पश्चात उसने चार्ली को बहुत सारा धन और सम्मान दिया। इसके पूरे गांव में चार्ली का सम्मान बढ़ गया। जब डंडी स्वामी चार्ली से मिलने तो इस मान सम्मान को बुरी तरह जल भून गई। इस बार कोई ऐसा उपाय करूंगा कि राजा क्या पूरा देश नफरत करने लगे। और डंडी स्वामी के मन ही मन जलन के चार्ली भी छुपी नहीं हुई थी। वह यही कारण था कि वह महल में जीवन का उगता मन ही भागने की योजना बना रहा था। किसी न किसी दिन यहाँ से डंडी स्वामी मुझे चक्कर में फंसाने ही छोड़ेगा, अतः मुझे यहाँ से जल्द भाग निकलना चाहिए। भला इसी में पागल हो जाने की जाने का ढोंग करूं और आसानी से इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। बस चार्ली बेटे, जान बची, यही उपाय है। और एक दिन जब महाराज ने भोजन के लिए मेज पर बैठे तो चार्ली में अचानक हुई
एक उद्धव करता हुआ पागल की तरह दौड़ता हुआ आ रहा और मेज पर रखे सारे सामान को, थालियों को जमीन पर गिरा दिया। यह क्या बदतमीजी है। राजा की आंखें क्रोध से लाल हो उठी, लेकिन उसे पहले ही राजा सैनिकों को बुलाता, चार्ली को गिरफ्तार करने का आदेश देता। एक आश्चर्यजनक घटना घटी। न जाने कहाँ से एक बिल्ली वहाँ आई और वह गिरा हुआ भोजन खाने लगी, और भोजन खाते ही वह मर गई। और यह दृश्य देखकर राजा का सारा क्रोध काबू हो गया और उसने बुद्धि और पलक झपकते ही सारा माजरा समझ गया और प्रशंसा उड़ उफ, यह क्या, बिल्ली खाना खाते ही मर गई, यानी भोजन में जहर था। हाँ महाराज, लेकिन आपकी ज्योतिष विद्या के कारण मुझे इस पहले ही पता चल गया था, इसलिए मैं सारा भोजन जमीन पर गिरा दिया। शाबाश, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम वास्तव में सच्चे ज्योतिषी हो, लेकिन उचित समय पर आकर हमारी जान बचाई है। अतः आज से हम तुम्हें दंडी स्वामी के पद देते हैं। यह नई दंडी स्वामी के साथ ही अन्य सभी ज्योतिषी भी तुम्हारे नीचे काम करेंगे, तुम्हें अपना आदेश पालन करेंगे। चार्ली मन ही मन हर्षित हो उछल पड़ा। वह पागलपन का ढोंग रचा कर वह यहाँ से निकलने की सोच रहा था। अब तो भाग्य ही अधिक बड़ा आदमी बन गया हूँ था। दंडी स्वामी को चार्ली की यह और बड़ा अज्ञात लगा। वह इस अपमान को बर्दाश्त न कर सका और अपने हृदय के प्रति रोष भावना भटक उठी, और वह उसने प्रतिज्ञा की, मैं अपने अपमान का बदला लूंगा। चार्ली के साथ साथ राजा को भी, वंश को भी खाक में मिला दूंगा। चैन से सांस नहीं लूंगा। इस कार्य के लिए मुझे अपने भाई शत्रुकाल की शरण में जाना होगा। और फिर काफ़ी समय बाद दंडी स्वामी चार्ली पर कोई वश नहीं चला, तो वह स्वयं अपने भाई के शत्रुकाल के मिलने चल दिया। अब तो भाई शत्रुकाल ही इस मामले को मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन वह जादुई शक्ति के मालिक हैं। और कुछ समय शत्रुकाल का आराम करने ही जा रहा था, जब उसका भाई दंडी स्वामी उसके सामने पहुंचा। अपने भाई को देखते ही उसके मन में सारा हाल जानने के लिए गर्ज उठा। ओह, वह कौन है कमीना है जिसने मेरे भाई को इतनी हिम्मत की। बोलो डंडी, कौन है किसकी मौत लिखी है मेरे हाथों। भैया, दंडी स्वामी ने मकसद अपने भाई के चरणों में गिर गया और रोता हुआ बोला, मेरे भैया, मेरा हृदय के प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है। उस दुष्ट बोने ज्योतिषी चार्ली ने मेरा घोर अपमान किया है और राजा अपने वंश में कर लिया है, मेरा पद छीन लिया है, और यहाँ भी मुझे कितनी मुझे नीचा दिखाने के लिए तैयारी कर रहा है। ठहरो दंडी स्वामी, मुझे उस ज्योतिषी के बारे में जानने दो। और कहकर शत्रुकाल ने अपने हाथ के सामने दीवार पर लगी गोल शीशे की ओर करके तुरंत शीशे में चार्ली दिखाई देने लगा और उस समय भोजन करने में व्यस्त था। रात्रि काल को देख के भयानक अट्टहास लगा। यह भोजन तुम्हारे जीवन का अंतिम भोजन है। मेरे भाई के स्थान कोई नहीं बैठ सकता। और फिर शत्रुकाल ने अपने हाथों में तली शीशे की ओर घुमाई, जाओ उस बोने को समाप्त कर दो। और उधर चार्ली खाने में व्यस्त था कि उसी समय एक भयानक अजगर कमरे में न जाने कहाँ से प्रकट हुआ और पुकारा बढ़ता हुआ चार्ली की ओर लपटने लगा। लेकिन घोर आश्चर्य, जैसे ही वह अजगर चार्ली के निकट पहुंचा, अपने विकरात मुख खोल चार्ली के गले फाड़कर तभी चकाचौंध करने वाली किरणें और अजगर के मुंह में टकराई। हे ईश्वर, मेरी मदद करना। और दूसरे पल क्षण अजगर अपने स्थान से गायब हो गया। ओह, यह क्या हो गया? अजगर कहाँ गायब चला गया? वो इधर शीशे में यह सब देखकर शत्रुकाल दंडी स्वामी चौकी। अरे, यह क्या बता? दंडी स्वामी, तुम्हें बोने ज्योतिषी के गले में जो तभी देख रही हो, वह मेरे शत्रु कीर्ति स्वामी की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक वह तभी इसके गले में रहेगा, मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तुम
ओह, लेकिन तुम चिंता मत करो भैया, मैं चुपके से वह तब गले से तभी निकाल लूँगा। खबरदार, ऐसा कभी करके मूर्खता कभी मैं ना करना। कोई भी उस तबीज को छुएगा तो वह भस्म हो जाएगा। सुनो, इस बोने को समाप्त करने के लिए राजा को उसकी करनी का दंड देने का बस एक ही उपाय है। क्या भैया? मेरा एक मित्र है काल भैरव, उसे असीम शक्ति है का मालिक है। वह कीर्ति स्वामी की शक्ति समाप्त कर बोने को मार सकता है। उसे सारी बात समझा दूंगा और वह सिर्फ इतना करना होगा, किसी तरह राजा को 2 फुट की राजकुमारी का अपहरण करके उसके पास पहुंचा दो और सिंधु घाटी में निवास करता है। उसके बाद तुम राजा को सलाह दो कि बोने चार्ली राजकुमारी का पता लगाने के लिए किसी तरह सिंधु घाटी भिजवा देना। बस काल भैरव निमट जाएगा। वो ठीक है भैया, ठीक है भैया, ऐसा ही करूँगा। तो दंडी स्वामी प्रशंसा होकर वापस महल की ओर लौट गया और कुछ देर बाद ही उस गुप्त महल के बाहर एवं भीतर खड़े रक्षकों और पहरेदारों को बौखलाहट फैल गई और 2 फुट की राजकुमारी को रखा गया था। राजकुमारी गायब हो गई। कहाँ गई राजकुमारी पता नहीं, चलो महाराज को सूचित करें। ठीक है, चलो, लेकिन सावधान, अन्य किसी की बात का कान खबर नहीं लगनी चाहिए। और राजकुमारी गायब हो जाने का खबर सुनकर राजा और रानी दुख का कोई सीमा न रही। राजकुमारी को चारों तरफ ढूंढने के पश्चात राजकुमारी कहीं पता न मिल सका। एक दिन मौका देखकर दंडी स्वामी राजा के पास पहुंचा। महाराजा, आपकी जोशी विद्या से राजकुमारी का पता लगा सकते हैं। ओह, मैं जल्दी बताइए ना जोशी, कहाँ है मेरे समय मेरी बेटी? राजा की व्याकुलता देखकर मन ही मन मुस्कुराया और बोला, महाराज, राजकुमारी एक शैतान उठाकर ले गया है जो सिंधु घाटी नामक स्थान पर है। तो ठीक है, हम कल ही घाटी पर चढ़ाई कर देते हैं। नहीं महाराज, ऐसा गजब मत करना। जब यह घाटी कोई लंबा आदमी प्रवेश नहीं कर सकता, यदि कोई करने की हिम्मत करे तो भस्म हो जाएगा। इसलिए राजकुमारी छुड़ाने के लिए किसी बौने व्यक्ति को ही नियुक्त करना चाहिए। ओह, ठीक है, ऐसा ही करूँगा। और पूरे सारे नगर में ढिंढोरा पीट दिया गया। नगर वासियों, ध्यान से सुनो, राजा का हुक्म है, सभी बौने व्यक्ति कल रात दरबार में एकत्रित हो जाएं। आदेश न मानने वाले को सख्त सजा दी जाएगी। किंतु दूसरे दिन ही जो व्यक्ति महल में उपस्थित हुए वे पूर्ण रूप से बौने नहीं थे। यदि कुछ थे तो उन्हें इतना साहस नहीं था कि वे सिंधु घाटी की यात्रा कर सकें। राजा को आशा घोर निराशा में बदल गई। ज्योतिष इनमें से तो कोई बौना सिंधु घाटी जाने के लिए तैयार नहीं है। क्या कौन लाएगा मेरी राजकुमारी? निराश ना हो ना महाराज, यदि आप बुरा न माने तो एक सुझाव देना चाहता हूँ। आज्ञा, जल्दी कहो। मेरे विचार से इस काम को बौना जोशी चार्ली ही उपयुक्त कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति नहीं हो सकता जो हठपुट एवं साहसी भी है। उसे जोशी का ज्ञान भी है और आने वाले संकटों का पूरा पता लग जाएगा। वह अपने बचाव भी कर सकता है। दंडी स्वामी इतना कहकर खामोश हो गई और राजा अपने शब्दों पर प्रभाव देने लगे। ओह, राजा के शब्दों में प्रभावित था। निसंदेह ही दंडी स्वामी अपने हमें उचित सलाह दी है। हम ज्योतिष चार्ली को बुलाओ, भेजो और उस राजकुमारी को ढूंढने को आदेश देते हैं। यही उचित होगा महाराज, वरना ना जाने राजकुमारी पर क्या बीते। और बौना चार्ली इस समय हर प्रकार की चिंता से मुक्त होकर आराम की नींद सो रहा था। उसे इस बात की कोई तनिक भी अभ्यास नहीं था कि दंडी स्वामी उसके विरुद्ध इतनी भयानक साजिश रच रहा चुका है कि उसे मौत के मुंह में भेजने के लिए पूरी तरह तैयार कर चुका है। राजा के आदेश पर सैनिक आकर उसे जगाया और बोला, महाराज ने आपको याद किया है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ चार्ली, तुम चलो, मैं आता हूँ। लगता है ज़रूरी बात है। दंडी स्वामी ने मेरे विरुद्ध कोई चाल चली कि नहीं? और सिद्ध तैयार होकर वह राजा के पास पहुंचा। राजा ने सारी बात बताकर सिंधु घाटी की राजकुमारी को लाने के लिए नियुक्त किया। सुनिए चार्ली, आपको कल ही सिंधु घाटी के लिए रवाना होना पड़ेगा था। सफ़र की तैयारी कर ली है जी? आप मेरी बेटी को सिर्फ आपके सामने देखना चाहता हूँ। निश्चय ही रहिए महाराज, मुझे राजकुमारी को कुशल वापस सामने होंगी। हूँ तो यह संदेश ठीक है ही निकला।
सब कुछ दंडी स्वामी का किया धरा है लगता है। दूसरे दिन वह सारी तैयारियों के साथ घोड़े पर सवार होकर सिंधु घाटी की यात्रा के लिए निकल पड़ा। तीव्र गति से दौड़ने वाले घोड़े ने जैसे ही हवा में का रुख किया, यदि भगवान रक्षा करना, इस बार दंडी स्वामी को ऐसा मजा चखाऊंगा कि वह कभी नहीं भूलकर मुझे जूझने की कोशिश नहीं करेगा। और रात होते ही एक स्थान पर पहुंचा। उसने बड़ी जोरों से भूख लगी, प्यास सताने लगी। पहले खा पी कर रात काटने के लिए किसी उपयुक्त स्थान की खोज करता हूँ, फिर सुबह आगे बढ़ूंगा। फिर उसने एक उपयुक्त स्थान पर वृक्ष पर मचान और खाने पीने का लेट गया और यह पहले वृक्ष के तने में बांध दिया, घोड़ा तने में बांध दिया। और तुरंत ही अपनी आंखें लगने के साथ ही ऐसा लगा कि वह हवा में उड़ने लगा। और चौंक कर नीचे देखा तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। हाय मेरी माँ, यह क्या चक्कर है? पेड़ तो हवा में उड़ रहा है। और उस समय नीचे देखता झुका, ओह यह क्या, पानी में डुबकी लगाने जा रहा हूँ। और इसी के साथ ही पानी में समा गया और पानी में तैरने लगा। यदि कूदता ना तो वृक्ष के साथ ही समुद्र की गर्म में चला जाता होता। मेरे हथियार, यदि कोई पेड़ कर गर्भ में पहुंच गया तो खतरे का सामना करना नहीं पड़ेगा। और तभी 10-12 मगरमच्छ अपना भयंकर जबड़ा खोले उसकी तरफ बढ़ते देखा। ये प्रभु, अब मेरी बोटी बोटी चबा जाएंगे। लेकिन जैसे मगरमच्छ उसके निकट पहुंचे, गले में पड़े ताबीज तेज किरणें निकली और वह चमत्कार किरणें ताबीज से निकल रही हैं। और अगले दूसरे ही क्षण मगरमच्छ आग का भयंकर लपटों में गिर गए और चार्ली अपने सतान में ठगा सा स्थित खड़ा रहा। इन विचित्र चमत्कार का रहस्य उसकी समझ में नहीं आया। आखिर वह कौन सी अद्भुत शक्ति है जो इस बार उसकी मदद कर रही है? और कुछ समझने की बाद रहा तो सब यह कैसे हो गया है। और देखते ही सारे मगरमच्छ जलकर राख हो गई और पानी में बह गई। चार्ली की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन पानी रुका। ठीक समय पर किनारे की तेजी से तैरने लगा। लगता है कि कोई मांत्रिक मुझे अपनी मंत्र शक्ति से मारना चाहता है। हो सकता है मांत्रिक का संबंध दंडी स्वामी से हो। और सिर दी बिना किसी अन्य खतरे से 2-4 हुए सुकुशल किनारे पर पहुंच गया। एक बार फिर अदृश्य शक्ति ने मेरे प्राण बचा दिए, लेकिन मुझे आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ रुकने का कोई लाभ नहीं। दोस्तों खत्म। क्या चार्ली आगे बढ़ सका? क्या चार्ली के गले में विचित्र ताबीज का रहस्य क्या है? अद्भुत शक्ति कौन सी है? चमत्कारी ताबीज दोस्तों अब जल्द ही पेश करूँगा आपके सामने। अच्छा दोस्तों, गुड बाय।